आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेई मेन का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अप्रैल को, उसका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव पावर क्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज 25। 5 कॉन्वेक्स लेंस है और उसका इक्विवेलेंट पावर 25 आया है। तो फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस पूछ रहा है। तो 5 ऐसे लेंस कॉन्वेक्स लेंस बनाए हुए हैं, 3, 4, 5 ऐसे। तो आपको पता है कि पी नेट होता है इंडिविजुअल के पावर का सम, P1 + P2 ऐसे 5 बार लिखना है। तो ये 25 आया है और सब आइडेंटिकल लेंस है और ऐसा ऐसा 5 लेंस है, तो 5 टाइम्स P हो जाएगा। तो इससे P का वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे ये डिवाइड होके 5 आया तो पावर 5 डायोप्टर आया। ये डायोप्टर मीटर इन्वर्स होता है, तो इसको आप 5 मीटर इन्वर्स लिख सकते हैं पावर। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा। तो दोनों साइड में इसको लिख दीजिए 1/P और इसको 1/5 मीटर इन्वर्स लिख दिए। अब ये मीटर इन्वर्स ऊपर जाकर मीटर हो जाएगा, तो 1/5 मीटर आया और 1/पावर को क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ। अब इस जो मीटर है उसको आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और नीचे 5 है ही, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ देखिए कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है इंस्टेंटेनियस करंट का, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। तो इस फंक्शन का वैल्यू आइए लिखकर और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो इस फंक्शन का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है I = जो भी गिवन था 6 और √54 sin 2πt + π/3। इतना समझ में आया। अब किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, I का एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो I/dt/dt, लेकिन मुझे RMS निकालना है। RMS मतलब स्क्वायर का मीन निकाल के रूट लगाना है। तो I² dt/dt, ये करने से क्या हो जाएगा कि इस करंट के स्क्वायर का मीन मिल जाएगा और इसका रूट पर लगाना है, बस रूट लगा देंगे तो यही इसी को बोलेंगे कि RMS आया। तो I² dt ऐसे इंटीग्रेशन I² dt/dt ऐसे एवरेज निकालते हैं स्क्वायर का। तो I² dt यहाँ पे लिखे और यहाँ पे dt और सबका रूट लगाया हुआ है यहाँ पे, राइट। अब I का वैल्यू 6 + 54 sin ऐसा है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और √50 sin का स्क्वायर करेंगे तो √50 का स्क्वायर हो जाएगा 54, √54 का स्क्वायर √54, क्योंकि ये रूट है तो स्क्वायर से रूट चला गया तो ओनली 54 बचा ना, और साइन स्क्वायर यहाँ पे आ गया, साइन स्क्वायर, राइट, ओके। और फिर 2ab लिख देंगे, तो 2 और a के जगह पर 6 और b के जगह पर √54 sin 2πt + π/3। इतना समझ में आ गया। और एवरेज वैल्यू निकालना है तो dt 1 साइकिल के लिए पूरा t हो जाएगा, तो 1/t बाहर आ गया और इस सब का रूट देखिए यहाँ पे ले लिए हैं रूट। अब इसका 36 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू वो खुद आ जाता है 36। तो रूट 1/t इंटीग्रेशन 36 dt, ये 1/t के साथ लेकर इतने का वैल्यू 36 ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। प्लस साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, याद है तो बता दीजिए, हाफ होता है साइन स्क्वायर का एवरेज, ठीक। तो ये 54 आया। फिर प्लस ओनली साइन है, एक ही साइन है, तो साइन का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0 होता है, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0। और इन सब का क्या लगा हुआ है यहाँ पे 1/2 यानी रूट लगा हुआ है ऐसे। तो 54 + 36 कितना आएगा बताइए। और इसका साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हाफ भी है, तो 54 के साथ साथ क्या हाफ भी मल्टीप्लाई होगा 2 यहाँ पे, तो 36 + 27 का 1/2 आया। तो इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 3 और 3 + 3 6, 63 आया और इसका रूट आया, √63 आया। तो ये कितना आएगा, 3 × 3 × 7 आएगा क्या, देखिए बिल्कुल आ जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 7 63। तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 3√7 इतना आंसर आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है थर्ड वन यानी सी ऑप्शन, 3√7। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड है, इलास्टिक स्प्रिंग अंडर टेंशन 3 न्यूटन हैज़ लेंथ a। 3 न्यूटन का एक स्प्रिंग है,
इस पर अगर आप 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इसका लेंथ, इलोंगेटेड लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ, ये मिलाकर ए हो जाता है। और जब इस पर आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसका लेंथ, कौन सा लेंथ, इसका जो नेचुरल लेंथ था और प्लस इलोंगेशन दोनों मिलाकर वो बी हो जाता है। तो कितना टेंशन फोर्स इस पर आप लगाएंगे ताकि इसका नेचुरल लेंथ प्लस इलोंगेटेड लेंथ मिलाकर 3a - 2b हो जाए। तो इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, जब मैं 3 फोर्स लगाया था तब उसका लेंथ a हो गया था, नेचुरल प्लस इलोंगेटेड। तो नेचुरल खाली l है तो इलोंगेशन कितना हुआ होगा, a - l, राइट। क्योंकि F = kx फार्मूला जब हम लिखते हैं तो फोर्स के जगह पर तो जितना फोर्स अप्लाई किए टेंशन फोर्स वो लिख देंगे यहाँ, और F = kx लिखना है, k, और x क्या लिखते हैं, ओनली इलोंगेशन लिखते हैं। जबकि a क्या है, टोटल लेंथ दिया है, इलोंगेटेड लेंथ प्लस नेचुरल लेंथ, तो उसमें से नेचुरल लेंथ माइनस कर देंगे l, तभी तो इलोंगेटेड लेंथ मिलेगा x। वैसे ही जब 2 फोर्स लगाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट k और टोटल लेंथ में से नेचुरल लेंथ माइनस कर दिए तो इलोंगेटेड लेंथ आ गया b - l। 2 इक्वेशन हो गया। अब हम मान लेते हैं कि F फोर्स अननोन फोर्स है जो लगाने से उसमें 3a - 2b इतना इलोंगेशन आ गया है, तो नेचुरल लेंथ l है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करें कि ये थर्ड वाला इक्वेशन का टर्म आ जाए। तो इसमें 3a है तो पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, LHS और RHS में। LHS में किए तो 3 × 3 9, और दूसरे साइड में मल्टीप्लाई किए तो k बाहर आया और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3a - 3l इतना आ गया, राइट। k को ओपन कर देते हैं तो 9 = 3ka - 3kl, ये इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लाना है 2b। तो 4 = 2 टाइम्स k ब्रैकेट में b - l, तो 4 = आया 2kb - 2kl, ये इक्वेशन नंबर b मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को a और b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि मुझे 3a - 2b चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, LHS को 9 में से 4 गया, कितना बचा, 9 - 4, 5 = दिस माइनस दिस कर रहे हैं। RHS में देखिए माइनस कीजिए तो 3ka - 2kb आया, 3ka ये वाला, 2kb ये वाला माइनस हुआ, ठीक। -3kl है और ये वाला दोनों को मुझे माइनस करना है, तो माइनस लगाकर और -2kl माइनस ये क्या है, -2kl 4 मल्टीप्लाई किए थे इसमें तो kb आया था, kbl 2kbl, ये इक्वेशन b है, ये b नहीं है, ये इक्वेशन b है। तो -2kl खाली आया, तो ये देखिए कितना आ गया, 3ka - 2kb - 3kl और माइनस माइनस प्लस 2kl इतना आया। अब इन सब में देखिए k कॉमन है, k बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा, 3a बचा -2b बचा, और -3l में से +2l गया तो -l बचा। तो अब देखिए ये मैच कर गया इसके साथ, ये क्या हो गया, मैच कर गया, k के जगह पर k भी आ गया। तो जो f था उसके जगह पर क्या आया, 5 आया कि नहीं, कंपेयर करने से। तो थर्ड का जो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था उसका यहाँ पे आंसर 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय y = दिस मच। इक्वेशन ये दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डायमेंशन ऑफ x इज l। पहला कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ x कहाँ पे है, ढूंढिए, देखिए ये है डायमेंशन। तो इसमें 2π का कोई डायमेंशन है नहीं, और लैम्डा का डायमेंशन मीटर है, तो x का भी क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, क्योंकि कॉस के सामने डायमेंशन लेस होता है, जो भी होता है क्वांटिटी। तो x का डायमेंशन मीटर आ रहा है, तो बोल रहा है डायमेंशन ऑफ x इज l, ये तो सही है। मुझे क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो पहला तो नॉट करेक्ट नहीं हुआ ना, पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा है डायमेंशन ऑफ n इज lt - 1, n देखिए यहाँ पे है। अब ये लैम्डा है किसमें, मीटर में, यानी लैम्डा का यूनिट l है, डायमेंशन l है, और इसका डायमेंशन t है। तो n का डायमेंशन होना चाहिए, एक तो l होना चाहिए ताकि इस l को ये काट दे, और t - 1 होना चाहिए, तब ये पूरा डायमेंशन लेस आएगा। तो lt - 1 ये भी सही है, मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। डी ऑप्शन देखते हैं, डी में बोला डायमेंशन ऑफ nt इज l,
एन और टी मिलाकर और एल हो जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि एन टी अगर एल होगा तभी तो ये लैम्डा के डायमेंशन को कैंसिल कर पाएगा, तो डी भी सही हो गया। सी ऑप्शन में एन बाई लैम्डा का वैल्यू टी होना चाहिए कह रहा है। एन बाई लैम्डा कहाँ है भाई, एन बाई लैम्डा देखिए, एन बाई लैम्डा, ये टी नहीं, टी इन्वर्स होना चाहिए, तब तो इस टी को ये कैंसिल कर पाएगा, तो ये टी इन्वर्स होना चाहिए, जबकि ये बोल रहा है कि एन बाई लैम्डा का वैल्यू टी होगा, यानी यही इनकरेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाई 40 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा सी का वैल्यू कितना है 40। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, डेल्टा एफ का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो डेल्टा सी और डेल्टा एफ में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ऐसा होता है डेल्टा एफ बाई 180 बराबर होता है डेल्टा सी बाई 100। तो 0 से 0 कट गया और ये 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो डेल्टा एफ बाई 9 इक्वल टू आया डेल्टा सी जो कि गिवन है 40/5, 5 से ये गया 8 बार में, तो 9 इंटू 8 कर दीजिए, तो डेल्टा एफ का वैल्यू 72 आया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एकदम सेम तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन वो दोनों रिलेटेड है, एक ही जैसा है। फर्स्ट नंबर भी आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। इसमें भी बोल रहा है कि 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड वन आफ्टर अदर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज 25। तो टोटल पावर क्या होता है, सभी लेंस का पावर का सम, तो 5 लेंस ऐसा है, तो एक का पावर p बोलते हैं, तो 5 का 5 टाइम्स p होगा, तो 5 से ये 5 गया, तो एक सिंगल लेंस का पावर क्या आ गया 5 डायोप्टर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये सब रजिस्टर दिया है और यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 पे फोकस करते हैं। एक क्यूब दिया हुआ है इसमें, और इस क्यूब में आपको पूछा है कि इस वायर में कितना करंट जाएगा, इस वाले वायर में, राइट, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पूछ रहा है। तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो आपको याद होगा कि 3 केस होता था, एक होता था फेस डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल और एक साइड होता था। फेस डायगोनल के अक्रॉस आता था 3r/4, ये याद रखना है, और बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आता था 5r/6 और ये आता था 7r/12। तो ये फेस डायगोनल है, ये वाला ए और बी पॉइंट, तो 3r/4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल करंट ये कितना इधर से सप्लाई करेगा, ये सेल ये सप्लाई करेगा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, यानी 3r/4, तो 4 ऊपर चला गया, तो 4v0 डिवाइडेड बाई 3r, इतना करंट इधर से आया, 4v0 डिवाइडेड बाई 3r। अब इतने करंट से ये और ये दोनों आइडेंटिकल पाथ है, क्योंकि इस रास्ते में भी 2 रजिस्टर मिल रहा है निगेटिव टर्मिनल में पहुंचने के लिए बैटरी का, और इस रास्ते में भी 2 मिल रहा है, तो ये दोनों आइडेंटिकल पाथ है, राइट। अब ऊपर में देखिए ये वाला जो पाथ है, इधर से अगर आई करंट गया है, ये आई करंट, और दूसरे रास्ते में ये इधर भी आई ही करंट जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्योंकि ये भी आइडेंटिकल पाथ है। कैसे पता चला कि आइडेंटिकल पाथ है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, कैसे पता चला कि आइडेंटिकल पाथ है, ये और ये दोनों पाथ ये तो आइडेंटिकल है ही। तो सिमेट्री से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो करंट, जैसा करंट इधर गया है वो जब रिटर्न बी पे आएगा वैसा ही इधर आना चाहिए, यानी ये जो करंट जा रहा है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, इधर पूरा आ जाना चाहिए, क्योंकि जाने वक्त जैसा सिचुएशन है आने वक्त वैसा ही एग्जैक्ट सिचुएशन है सिमेट्री से, यानी इस लूप में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे ही चूँकि इधर का करंट इधर वापस आ जाना है, इसमें वही करंट है जो इसमें, इसलिए ये वाला भी काम नहीं करेगा। तो जो मैं 2 कैंसिल किया हूँ उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये याद रखिएगा। तो अब इधर से जो करंट भेजा गया है 4v0/3r, उसमें से इधर करंट आई गया है और इधर भी आई, तो यानी इधर गया होगा 2i, तभी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना, क्योंकि जो क्रॉस किए हैं उसमें करंट है नहीं, तो ये करंट इधर जाके आगे चला गया होगा, तो यानी इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट आई ही होगा, और ये आई और ये आई मिलाकर और वापस इसमें 2i आ गया होगा, तो इधर से गया है 2i, तो लौटने वक्त भी देखिए 2i है इधर, समझ गए। अब 2i ऊपर चला गया और ये 4v0/3r भेजा था, तो इधर कितना जाएगा, इधर और इधर इक्वल जाना है, यानी कि 4v0/3r में से
2i को माइनस करके और आधा बांट दीजिए, तो आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा, इसलिए मैं इसको आधा कर दिया है, माने इधर भी उतना ही जाएगा, इधर भी उतना ही जाएगा। क्लियर हो गया इतना। एक लूप में हम KVL लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। कौन से लूप में लिख रहे हैं, देखिए ए पी यहाँ पे नाम दे रहे हैं, ए से पी चलेंगे, फिर पी से हम इधर चलेंगे एन की तरफ, तो APN, फिर इधर क्यू मान लेते हैं क्यू, फिर नीचे आ जाइए इधर B, और फिर से इधर आ जाइए M, और फिर इधर आ जाइए A। इस लूप में KVL लिखना है और आंसर आ जाएगा लिखते ही KVL। तो A से B, A से कहाँ गए P, तो 2i इंटू रेजिस्टेंस R, माइनस भी ले लेते हैं क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं। P से N कितना करंट है, I इंटू R है, तो माइनस I इंटू R। फिर N से Q में भी I करंट है, तो माइनस फिर से I इंटू R। फिर Q से B 2i है, तो माइनस 2i इंटू R। B से और M ध्यान से देखना है। अब B से M देखिए, इसमें इतना करंट गया था और इसमें भी उतना ही करंट गया है, राइट। तो ये आ रहा है सामने से, इसलिए इसको प्लस में हम लिखेंगे, प्लस में करके कितना लिखेंगे प्लस में, तो 2 बार वही चीज़ 2 बार लिखना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो क्यों ना 2 टाइम्स कर दिया जाए और एक ही बार IR लिख दिया जाए। तो करंट कितना था, 4v0/3R माइनस 2i, और इसका आधा इतना करंट था, और R, ठीक है, ऐसा R में लिख दिया, और ऐसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि एक बार इसके लिए भी लिखना है और एक बार इसके लिए भी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, 0। KVL में क्लोज लूप में 0 लिखते हैं। अब इस सब माइनस है ना, इसको सबको राइट साइड में ले आते हैं प्लस करने के लिए। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, 4v0/3R माइनस 2i इतना बचा, इंटू R इक्वल टू, राइट साइड में देखिएगा क्या है ना, 2IR, एक 3IR, एक 4 और 2 6IR, R से R गया काम से। अब इन दोनों का LCM ले लीजिए, 3R LCM हो गया, 4v0 3 दूना 6 माइनस 6IR बराबर 6i आया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 4v0 माइनस 6IR इक्वल टू 6 गुना 3 18IR। फिर ये 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 4v0 बराबर आया 18 2 20 4 24IR, है कि नहीं। तो ये I का वैल्यू क्या आया, 4/24, 4v0/24, और R भी आया क्या नीचे I का, हाँ ये R भी नीचे आएगा R, तो 4 6 24, 6 से कट गया, तो देखिए v0/6R आंसर आ गया। क्या है आंसर, v0/6R। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, B ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, v0/6R। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ऑन अ गिवन रफ इंक्लाइन प्लेन अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस आर रोल्ड 1/1 with same speed. Ratio of height attained by solid sphere and hollow cylinder is, देखिए तो सॉलिड स्फीयर हॉलो सिलेंडर है ना, सॉलिड स्फीयर हॉलो सिलेंडर, इंक्लाइन प्लेन बना दिए और एक स्फीयर बना दीजिए, सॉलिड स्फीयर है ये, तो इसका दोनों का सेम स्पीड लेना है, स्पीड दोनों का क्या है सेम, 2 लेते हैं, और एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर ऐसा वाला सिलेंडर है, ये रोलिंग करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये हॉलो है सॉलिड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, या रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें तो रेडियस ऑफ जायरेशन इसका क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5, और इसका हॉलो सिलेंडर यानी कि रिंग के जैसा होगा तो 1 इसका होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। काइनेटिक एनर्जी देखिए, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k²/r², ये जनरल फार्मूला है रोल करते हुए बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का, तो दोनों का हाफ mv² तो सेम है, तो k²/r² का वैल्यू किसका है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं है, ये k²/r² का वैल्यू है, जो कोएफिशिएंट होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो कोएफिशिएंट k²/r² का वैल्यू होता है, राइट। तो इसकी k²/r² की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सिलेंडर का ज़्यादा है ये 1, और ये 2/5 तो कम है,
यानी सिलेंडर के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, सेम वेलोसिटी रहते हुए भी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, सिलेंडर का। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो सब पोटेंशियल में कन्वर्ट होना है, तो ज़्यादा हाइट तक ओबियसली सिलेंडर जाएगा। कितने हाइट तक जाएगा उसका रेशियो निकालने के लिए ये हाफ दोनों का वैल्यू लिखिए ना, सिलेंडर बाय स्फीयर निकालना है कि स्फीयर बाय सिलेंडर, तो स्फीयर बाय सिलेंडर निकालना है। तो स्फीयर पे कितने हाइट तक जाएगा, तो इसका हाइट निकालने के लिए आप करिए ऐसे, हाफ mv² इक्वल टू mgh करिए। तो स्फीयर के लिए जब h करेंगे ना, हाफ mv² ब्रैकेट में 1 प्लस k² भी करना है। तो जब स्फीयर के लिए करेंगे तो 1 प्लस 2/5, क्योंकि ये k² 2/5 होता है ना स्फीयर के लिए, ठीक है। और हाफ mv² साथ ही साथ इक्वल टू mgh स्फीयर, तो m से m कट जाएगा और g नीचे आ जाएगा। तो ये 5 और 2 7, 7/5 और 2 यहाँ और है तो 10 कर दें क्या, हाँ। तो 7/10 v²/g इतना आया हाइट स्फीयर का। वैसे ही हाइट सिलेंडर का जब निकालेंगे तो 1 + 1 करेंगे यहाँ 2/5 की जगह पर, और फिर से वही हाफ mv² इक्वल टू mgh किसका, सिलेंडर का, m से m गया तो इसका आ गया 1 1 2 है ना, और ये 2 से ये 2 कट गया तो खाली ओनली v²/g आया। इसमें खाली क्या आ गया, v²/g। अब डिवाइड देखिए करिए, एक का आया 7/10 v²/g और दूसरे का आया खाली v²/g। तो यही हाइट का रेशियो आया, v²g कट गया तो 7/10 आ गया आंसर। तो करेक्ट आंसर देखिए 7/10, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ये जो 9 नंबर है ना, ये दो अलग अलग ये न्यूमेरिकल है, ये अलग न्यूमेरिकल है। x दिया हुआ है तो t 5 सेकेंड पे आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो t4 का हो जाएगा 4t³ और इसका हो जाएगा 18t² और 2t का 2 होगा। और एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 4 × 3 12t² और 18 × 2 36t और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इसमें t 5 सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ, तो 5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, तो 12 × 5 का स्क्वायर प्लस 36 × 5, इससे आंसर आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ये दूसरा अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। ये 2 क्वेश्चन को एक ही जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। बॉल, वो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, इट रिबाउंड टू हाइट h/2। एक बॉल को ड्रॉप किए h हाइट से, लेकिन टकराने के बाद आधे हाइट तक ही वो जा पाया। तो जब h हाइट पर था तो एनर्जी mgh था, और आधे हाइट तक ही गया तो एनर्जी mgh/2 हुआ। तो आधा हो गया कि नहीं, एनर्जी आधा हो गया, यानी 50% लॉस हो गया। तो फाइंड लॉस इन एनर्जी, तो 50% हो गया, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकेंड। अब और अच्छे से जानना है कौन सा ऑप्शन होगा, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया पूछा है कि वेलोसिटी बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड अगेन। h हाइट से किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं ना, तो ग्राउंड पे वो √2gh वेलोसिटी से गिरता है। तो इस बार ये h/2 हाइट से ही गिरा है, h हाइट से तो गिरा नहीं है। ये दूसरी बार h/2 ही हाइट तक गया है, तो h/2 हाइट से गिरेगा तो 2 × g और h का वैल्यू h/2 लिखेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके और gh आ जाएगा, यानी √gh स्पीड से ग्राउंड से टकराएगा, मतलब दूसरी बार जब ग्राउंड की तरफ आएगा तो ये √gh ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इन मैग्नेटिक फील्ड वेयरिंग विथ x, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बदल रहा है पोजीशन के साथ। इसको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए ध्यान से, कि मैग्नेटिक फील्ड x के साथ बदल रहा है, x के साथ। तो आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। ये 2,2 है, ये सेंटीमीटर में होना चाहिए क्योंकि देखने से लेंथ इतना छोटा है और इतने लेंथ को ये 15 लिखा है, तो ओबियसली ये 2 जो होगा वो सेंटीमीटर में ही होगा। तो इस पे और इस पे तो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन देखिए हॉरिजॉन्टल है और करंट भी इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल है। तो जो फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है BIL sin थीटा। तो साइन 0 और 180 दोनों ही 0 होता है, इसलिए इन दोनों पे नहीं लगा। इस पे और इस पे बिल्कुल लगेगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे।
इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स का फॉर्मूला BIL होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 1 + 0.2 और 0.2 और x का वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? x। इसके लिए x क्या है? 2 है। तो 2 को 0.02 लिखेंगे, 0 मीटर में लिखना है ना, सब ऐसा यूनिट में रखना है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो 1 प्लस इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा? 0.004 यानी 1.004 इतना आया। वैसे ही इस लूप पे निकालिए, इस वायर पे BIL निकालेंगे ना। ये तो खाली B है और IL मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो I इंटू आई करंट सेम है और लेंथ सेम है, तो L ही रहने देते हैं। इसमें चलिए, इसमें B कितना होगा? 1 + 0.2 और x का वैल्यू होगा ये वाला वैल्यू, माने 2 + 15 यानी 17। 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 को 0.17 मीटर में लिखेंगे। ठीक, तो 0.2 इंटू 0.17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1.17 दूना 34, तो 1.034, राइट, इतना आ जाएगा 1.034। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। अब IL इसमें भी रहेगा तो IL दोनों कॉमन आ जाएगा और 1.034 में से 1.004 माइनस करेंगे और साथ ही साथ IL मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर I का वैल्यू 10 और लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब 15/100। तो 0.03 गुना 10 और गुना 15/100, पॉइंट हटाइए तो 2 और 0, फिर एक 0 से ये 0 कट गया तो 15 गुना 3 45 आया और नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। 100 की 1000 आया, 1000। तो आंसर क्या आ गया? 45 तो आया, 45 और ये 1000 ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा, तो मिली न्यूटन। 45 मिली न्यूटन। ये पहले मिली लिखना है तब न्यूटन लिखना है। तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। पूछ रहा है इसमें 11 नंबर पे, देखते हैं कि करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा इसका। बोल रहा है प्रोडक्ट चाहिए, ये रिएक्टेंट दिया है प्रोडक्ट। तो ऑप्शन के थ्रू जाइए। ये 92 है और उसमें 3 ऐड करिए, 3 न्यूट्रॉन है ना, तो 3, तो 92 और 3 95, ये 95 हो रहा है। और 141 + 95, तो यहाँ 3 है, तो 5 1 6, और इधर भी देखिए 5 1 6 है। फिर 6 आ गया, फिर 9 + 4 13, 3 आया और 1, ये सही आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? दूसरे वाले में देखिए, इन तीनों को ऐड करिए। मास नंबर को हम ऐड कर रहे हैं ना, चेक करने के लिए। तो मास नंबर ऐड करेंगे, 4 यहाँ से हो गया, 4 है ना, 4 टाइम्स है, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7 आ जा रहा है। तो ऐसे ही गलत हो गया, यहाँ 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही सबका ऐड कीजिए, 3 और 2 5 और ये 0। तो इसका एक तो पहला डिजिट सही आ गया, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। दूसरा डिजिट देखिए कितना आ रहा है? पहला डिजिट क्या आ गया? 3 और 2 5 और 0 का 0। दूसरा डिजिट देखें तो ये 2 और 2 4 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे 3 ही है, 3 ही है यहाँ पे। तो साफ साफ इस तरह से आप ऐड करके पता कर सकते हैं मास नंबर कि खाली A में ही सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गिवन गैस इज टेकन थ्रू थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस at 3 different density. The correct PT graph are given by, PT ग्राफ बताना है आपको इसका। तो PV = आप लिख दीजिए nRT और N को लिख देंगे आप मास बाई मोलर मास से नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, और RT लिख दीजिए यहाँ, फिर वॉल्यूम डिवाइड कर दीजिए। तो P = मास बाई वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, और ये मोलर मास और RT हुआ, है कि नहीं। अब ये और ये चीज़ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें एक ऐसे लाइन खींच दीजिए कि सेम T मैंने कर दिया। तो कांस्टेंट T के लिए हम क्या देख रहे हैं कि उसका प्रेशर ज़्यादा है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर ये ρ3 वाला है, तो ρ3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर ρ2 होगा, फिर ρ1 होगा। तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये फोकल लेंथ में एरर पूछा है। अगर V और U कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और U में एरर है ΔU और V में एरर है ΔV।
तो ये पूछ रहा है कि क्या एरर होगा एफ़ में। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, 1/v माइनस 1/u होता है, राइट। तो इसको f टू द पावर -1 इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस 1 माइनस u टू द पावर -1, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1 f टू द पावर -1 यानी -2, और df इक्वल टू -1 और फिर v टू द पावर -1 यानी -2 dv माइनस ये u का क्या हो जाएगा -1 और u टू द पावर -2 du, इतना हो जाएगा। तो ये आ गया -df/f² इक्वल टू -dv/v² और प्लस du/u²। अब मुझे पता है कि एरर खाली ऐड होता है, माइनस नहीं होता है एरर में, तो सबको प्लस में लिख दीजिए। तो df/f² माइनस हो चाहे प्लस हो, सब प्लस में रहेगा, एरर हमेशा ऐड होता है। तो ये आ गया इक्वल टू dv/v² प्लस du/u², ये f² उधर लेके चले जाइए। तो df यानी एरर इन फोकल लेंथ आ गया f² ब्रैकेट में dv/v² प्लस du/u²। इस तरह से आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया इसके साथ, बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी।